Hello everyone, welcome back to our channel. So let's do again the part 2. Again sorry नहीं, हमने part 1 पिछले में किया था. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो गो एंड चेक. हमने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी, चेक कर लीजिएगा. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. अब 18th सेंचुरी का मतलब जानते हैं. 1700 के टाइम पीरियड से 1799 का जो टाइम पीरियड होगा उसे हम कहेंगे 18th सेंचुरी. ठीक है, ठीक है. तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार एमसीक्यूज में. ओके. फ्रेंच सोसाइटी जैसी फ्रांस में कैसी सोसाइटी थी जब जो राजा था, मैं आपको बताऊँ, एक राजा था लुई 16. जब ये बात हो रही है तो जो ये लुई 16 था उसकी बात हो रही है. इन 1774 मैंने आपको कहा ईयर्स डेट्स जो आप लोगों का हिस्ट्री है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सो आप अच्छे से इन्हें याद करना है डेट्स को. ओके. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. अब ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी फैमिली था. देखो क्या था, 1774 में लुई 16 था बर्बन फैमिली का, जिसे किंग बना दिया गया था फ्रांस का. ठीक है, 1774 में लुई 16 था जिसको वो बर्बन फैमिली का था, उसे किंग बना दिया गया था फ्रांस का 1774 में. ठीक है. He was 20 years old and married to Austrian princess Mary Antoinette. वो 20 साल का था बस तभी उसे राजा बना दिया गया था. He was married with a girl named she is Australian princess. Her name is Mary Antoinette. Clear. Upon his accession, the new king found मतलब उसकी जो पोस्ट थी उसके अकॉर्डिंगली उसे बहुत अच्छा ट्रेजर मिलना चाहिए था, पर जब वो राजा बना तो उसको खाली ट्रेज की मतलब खाली खजाना मिला. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. मतलब आपको उसमें रीजन बताए गए हैं. पहला रीज़न कि वो क्यों खाली था, बहुत जो वॉर्स थी उनके कारण वो खाली था. जो तिजोरी थी वो वॉर्स के कारण खाली थी. पहला पॉइंट आप लोगों को. ठीक है. नेक्स्ट, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स हैज ड्रेन्ड द फाइनेंशियल, मैंने आपको बोल दिया. एडेड टू दिस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ एक्स्ट्रा विलन कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल. जो वर्साइल है उसकी मेंटेनेंस में भी भाई बहुत खर्चा होता है. एंड यहाँ पे राजा लुई 16 रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारा खर्चा होता है इसको मेंटेन करने में. ठीक है. अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन. देखो आपने ये सुना होगा, दुश्मन का दुश्मन मेरा भी दुश्मन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. राइट. सो इसमें क्या है यहाँ पे कि जो लुई 16 थे उन्हें 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ब्रिटेन से. अब भाई क्यों, क्योंकि ब्रिटेन भी उनका दुश्मन था. दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, मतलब ब्रिटेन का वो दोस्त हो गया. सॉरी, ब्रिटेन तो उसका दुश्मन था. हाँ, तो ये फ्रांस का दोस्त हो गया. देखो अमेरिका क्या है, अमेरिका को ज़रूरत थी क्योंकि उसे ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस चाहिए थी, और ब्रिटेन जो था वो एनिमी किसका था, फ्रांस का. अब फ्रांस ब्रिटेन की हेल्प कर देगी जिससे फ्रांस अमेरिका की हेल्प कर देगी जिससे ब्रिटेन जो है वो अकेला होता है एंड उसको थोड़ा गिल्टी फील हो. राइट. तो वॉर आ गया. The war added to a billion livres to a debt that had already risen to more than 22 billion livres. Right. इनमें क्या था, वॉर जो है 2 बिलियन, अब तो बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगा था. 2 बिलियन लिवर से भी ज़्यादा. लिवर एक करेंसी होती है जो वहाँ पे चला करती थी फ्रांस में, जो 1794 में डिसकंटिन्यूड हो गई थी. क्लियर. ओके, आगे बढ़ते हैं. Lenders who gave the state credit now begin to charge 10% interest on the loans. अब उन्हें 10% का लोन भी देना पड़ता था. देखा आपने, देखो चार तो ये हो गए, वर्सलीज वॉर का मेंटेनेंस, 2 बिलियन लिवर से ज़्यादा उनको डेब्ट देनी पड़ती थी, बहुत 10% का लोन बढ़ चुका था. So the French Revolution was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments. वही बोला है, जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, मतलब बजट इतना नहीं बढ़ रहा था बल्कि उनकी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ते जा रहे थे. टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी की मेंटेनेंस, कोर्ट की मेंटेनेंस, गवर्नमेंट की रनिंग के लिए स्मूथली, और ऑफिस यूनिवर्सिटीज़ की रनिंग के लिए उनको ज़बरदस्ती फोर्स होना पड़ा कि वो टैक्सेस को और इंक्रीज़ करें. टैक्सेस से ही पैसा आएगा भाई, उनकी ट्रेजरी तो खाली है. क्यों खाली है, हमने देखा अभी 5 रीजन से, हमने पढ़ लिया उनको.
है ना, तो उनकी जगह खाली है। अब क्या करेंगे वो, अब उन लोगों को टैक्स बनाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, मतलब ये जो मेजर है, ये जो था टैक्स बढ़ाने का, ये सफिशिएंट नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। ये स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इनका अलग नेम्स है, जैसे ग्रुप्स ने डिवाइड किया तो उन्होंने नाम दे दिया स्टेट, ऐसा उसका पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, ठीक है। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स। भाई क्यों नहीं टैक्स सफिशिएंट हो रहे थे, क्योंकि ये जो है सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को ही देना पड़ रहा था टैक्स। अब जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर दिया है जो आपको इनकी स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में मदद करेगी। क्लियर, ओके। फर्स्ट जो आपका स्टेट है उसे हम लोग कहते हैं क्लर्जी, याद रखिएगा। सेकंड को नोबिलिटी, और थर्ड आर रिमेनिंग और नॉर्मल पीपल, कैजुअल नॉर्मल पीपल्स। इसमें देखो पहला, इसमें भी डिविजन है 3, इसमें भी 3 डिविजन है। पहला बिग बिजनेसमैन मर्चेंट्स कोर्ट्स ऑफ फिशेंस लॉ है, जी थोड़े बिगर है इनमें। पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस ये सेकंड पे आते हैं। स्मॉल पीजेंट्स लैंड लेबर और सर्वेंट्स आपके लास्ट में आते हैं। एक नोट भी बड़ा हुआ, इसको पढ़ते हैं। नोट दैट द विद इन द थर्ड स्टेट देयर आर रिच एंड अदर्स, मतलब थर्ड स्टेट में सिर्फ गरीब नहीं अमीर भी लोग हैं। ओके, ज़रा अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कमेंट में। ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड पैरा पढ़ना है हम लोगों को। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज अ पार्ट ऑफ फेडरल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। सो फेडरल का मतलब क्या होता है, जो फेडरल है उसका मीनिंग क्या होता है? फेडरल का मीनिंग होता है लाइक जैसे जो राजा है उसका बेटा वो भी राजा बनेगा, गरीब है उसका बेटा भी गरीब बनेगा, बेटी भी गरीब बनेगी, बट ऐसा इसे फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो ये फ्रांस में लागू होता था कि गरीब जो है वो गरीब ही होगा, उसका आगे की जनरेशन, और अमीर की आगे की जनरेशन अमीर ही होगी। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. फ्रांस का जो रेजिमे है उसको एक्सप्लेन करता था इनका ओल्ड रेजिमे 1789 तक, ठीक है। Used to describe the society and institutions of France. Okay. Next shows how the, ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि कैसा उनमें था, ये उनमें भी फिगर में देख लिया। पीजेंट्स मेड अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन। पीजेंट्स की जो पॉपुलेशन थी वो उनकी 90% की पॉपुलेशन थी। क्लियर, 90% की पॉपुलेशन थी। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर दे ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। लेकिन उन लोगों को कुछ ही, पीजेंट का काम क्या होता है भाई, लैंड पे ही काम करेंगे, बट उनके पास बहुत ही कम लैंड था, बल्कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। कुछ ही के पास लैंड था, ठीक है, बल्कि सब पीजेंट्स थे। अबाउट 60% ऑफ लैंड वर ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड अदर रिच पर्सन। मतलब 40% उनके पास होगा और 60% जिनका कोई मतलब नहीं है उनके पास था। चर्च का खेती करेगा नहीं ना, पीजेंट्स करेंगे ना, तो उनको मतलब बिना मतलब के उनके पास इतना ज़्यादा लैंड था। The members of the first two states, that is the clergy and nobility, enjoy the certain privileges by birth. Clergy first, nobility second. इनको बचपन से ही बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिला करती थी बाय बर्थ, प्रिविलेजेस कहते हैं इन्हें। The most important of these was exemption from paying taxes to the state. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इन लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता था और ये टैक्स लेते भी थे। सोचो कितना प्रिविलेजेस है इनके पास। The nobles further enjoyed the federal privileges. इनको और प्रिविलेजेस और भी बहुत सारी मिलती थी, और नोबल्स को क्या मिलती थी? फेडरल, मतलब ये वाली प्रिविलेजेस। ये अमीर होते थे तो ये इनकी जो जनरेशन है वो अमीर ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं गरीब होगी, कि नेवर टैक्स लगा। और ये फेडरल प्रिविलेज का बहुत अच्छे से मज़ा सिखाते थे, मतलब मज़ा उठाते थे। दीज इंक्लूडेड फेडरल ड्यूज़ भी आते थे, मतलब जो गरीब जो इनके पास ड्यूज़ नहीं होते थे बट उनको लेते थे कहीं वो गरीब हों। विच दैट स्टार्ट मतलब पीजेंट्स से लेते थे। पीजेंट्स वो ऑब्लाइज टू रेंटर सर्विसेज टू द लॉर्ड टू वर्क इन हिज होम एंड फील्ड्स टू सर्व इन द आर्मी। उनको अपने घर में भी काम करना पड़ता था और बाहर भी, उन्हें मतलब एक जब से उनका खर्चा ही नहीं चलता था, उन्हें इतना कम पैसे मिलते थे कि एक से उनका काम ही नहीं चलता था। नेक्स्ट आपके पास है टैक्सेस। टैक्सेस आपके 2 तरीके के होते हैं, पहला आपका ताइले और दूसरा है तिथ, ठीक है। द चर्च टू एक्सेस, जो चर्च है वो जो लेता था टैक्स उसका नाम है तिथ, ठीक है। ये पीजन से लिया जाता था, तिथ जो है वो पीजन से लिया जाता था, ये भी एक तरीका का टैक्स है, ठीक है। टैक्सेस, सॉरी टैक्स की जरूरत ये एक्स होती है, हाँ। तिथ याद रखना, तिथ आपका चर्च लोग लेते थे। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड से हैड टू पे द टैक्सेस, थर्ड सेट को ही देना पड़ता था। दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स है ताइले, और इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? तिथ। वैसे तो बहुत सारे टैक्स थे बट ये 2 मेन टैक्स आपको बताए गए हैं। ताइले क्या था? इसमें मतलब
बहुत सारे आते थे, लाइक जो लोग थे उनके डेली आर्टिकल्स में, कंजप्शन वाले में, लाइक सॉल्ट, तंबाकू, इनमें क्या था, इनके में उन्हें टैक्स लगाया जाता था और ये सिर्फ थर्ड स्टेट को देना पड़ता था, ठीक है। इनकी डेली में लगाया जाता था जिससे इन लोगों को पता चले कि ओ माय गॉड ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्ट्रगल ऑफ सर्विस एंड हाउ अ subsistence crisis happens। तो ये 2 टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वाला मेन इसी का है, तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आउटब्रेक पे आएंगे। सो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया और आई एम लाइक एक्सप्लेनेशन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।